स्टूडेंट्स आज हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन के लास्ट लेक्चर्स में एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की पूरी थ्योरी वगैरह सारी चीजें पढ़ाई थी। आप वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना सिखाया था। इस लेक्चर में हम लोग जो है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर लगभग 7-8 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं। और ये बहुत एसेंशियल लेक्चर है क्योंकि इस लेक्चर में ही आप रियल मायने में समझेंगे कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का है ना के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। ठीक है, ये सीखेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि 1.2% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl is isotonic with 7.2% solution of glucose. Calculate want of factor I and alpha for NaCl. ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे पास है। मैं इसे समझाता हूं। ये क्वेश्चन कहता क्या है? क्वेश्चन कहता है कि दो सॉल्यूशन है हमारे पास। एक सॉल्यूशन ये है और ये दोनों सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है। ये दोनों आइसोटोनिक है, यानी इनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। ठीक है, इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। एक सॉल्यूशन में, इस वाले सॉल्यूशन में NaCl डिसॉल्व्ड है 1.2% NaCl। ठीक है, तो 1.2% देने का मतलब क्या है कि आप एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू में दोनों चीज बता देते हैं कि अगर इसमें इसमें वेट NaCl का अगर वेट तुम लोगे कितना 1.2 ग्राम, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा 100 ml होगा। ठीक है ना? ऐसे ही ग्लूकोज का सॉल्यूशन है जो 7.2% वेट बाय वॉल्यूम है, यानी इसमें अगर ग्लूकोज का वेट आप 7.2 ग्राम ले लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों सॉल्यूशंस आइसोटोनिक हैं। ठीक है, आइसोटोनिक है मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। लेकिन आपको मालूम है कि ग्लूकोज जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और NaCl इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो जो लोग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उसको हम एबनॉर्मल कहते हैं, और जो लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं इसको। पाई एबनॉर्मल इज इक्वल टू आई, इसका C1 RT इज इक्वल टू एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे निकलती है? जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला उसमें आई मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एबनॉर्मल के लिए आ जाएगा। नॉर्मल के लिए कुछ करना नहीं है, आप डायरेक्ट CRT कर सकते हैं। ठीक है ना? ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन में दिया नहीं है लेकिन टेम्परेचर दोनों के सेम है। ठीक है, दोनों सॉल्यूशन सेम कंडीशंस पे है, तो RT कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं? यहां पर लिख सकते हैं I इंटू C1 इज इक्वल टू C2। ठीक है, लिखा जा सकता है। C1 कैसे निकलेगा? C इज कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी के टर्म्स में है। इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे लिख सकते हैं? है ना, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट मोल्स होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? सोडियम का 23 और इसका कितना 35.5, ये आ जाएगा 58.5। ठीक है, तो 58.5 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, तो 100 ml डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो लीटर्स में आ जाएगा ये। ठीक है, ऐसे हो गया। ऐसे यहां कर लीजिए, क्या करेंगे? ग्लूकोज का वेट पता है, ग्लूकोज का वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का कितना आ जाएगा? 180। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स 100/1000। ठीक है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। तो आई इज इक्वल टू दिस मच। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। आई की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो आएगी ये तो है ही 7.2 डिवाइड बाय 180 इंटू 1.2 है ना, और ये उधर जाएगा तो 1.2 इंटू 58.5 हो जाएगा। तो जो आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी आई की 1.95। ठीक है, तो आई आ गया। और अगर हमें आई पता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाती है? अभी मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, इससे पहले वाले लेक्चर में I-1/n-1 होता है अल्फा की वैल्यू। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू आई कितना हो जाएगा? 1.95 -1/2 -1 अल्फा इज इक्वल टू 0.95। ठीक है,
तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी मुझे मिल गया, आई की वैल्यू 1.95 और अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 0.95। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हुआ। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि 7.6 ग्राम ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड in 1250 ml solution was found to have an osmotic pressure of 1.804 atmosphere, ठीक है, at 27 डिग्री सेल्सियस, है ना। कैलकुलेट आई एंड अल्फा फॉर केबीआर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, आइए इसको समझा जाए। ये क्वेश्चन कहता है कि एक सॉल्यूशन है मेरे पास, है ना, एक सॉल्यूशन है जिसमें वेट ऑफ सॉल्यूट को मैं WB कह रहा हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट जो है ना, वो 7.6 ग्राम है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 1250 ml है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 1250 ml है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की जो वैल्यू है वो है 1.804 एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, और टेम्परेचर यहाँ का 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको भी आप, है ना, केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 273.15, तो टेम्परेचर टर्न्स आउट टू बी 300 केल्विन अप्रोक्सीमेटली। तो पूछा जा रहा है आई और अल्फा निकालने के लिए। अब आपको एक चीज तो पता है कि केबीआर एक सॉल्ट है, ठीक है ना, केबीआर एक सॉल्ट है, और ये सॉल्ट जो है, जितने भी सॉल्ट होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और अगर इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो इनके वजह से जो भी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकल के आ रही है, ये एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, तो मैं लिख सकता हूं पाई एबनॉर्मल इज इक्वल टू आई इंटू CRT लिखा जा सकता है। ठीक है ना, जहां पे आई जो है वो डिग्री, आई जो है वो वांट ऑफ फैक्टर है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि, है ना, किसी भी एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को निकालना हो तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले फॉर्मूले में सिर्फ आपको एक वांट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, आई। ठीक है, पाई एबनॉर्मल कितना आ जाएगा, 1.804 इज इक्वल टू आई इंटू सी कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर 0.0821 इंटू 300 केल्विन। ठीक है ना, चूंकि ये एटमॉस्फेयर में है तो आर की वैल्यू मुझे 0.0821 लेनी होगी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स तो कैसे आ जाएगा, वेट 7.6 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39 और ब्रोमीन का होता है 80, तो दिस टर्न्स आउट टू बी 119। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 119 और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, तो ये जो वॉल्यूम है 1250, इसको आप लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.804 इज इक्वल्स टू आई इंटू 7.6 बाय 119 इंटू 1250 बाय 1000 इंटू 0.0821 इंटू 300। ठीक है ना, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आई की वैल्यू आ जाएगी 1.804 इंटू 119 इंटू 1250 बाय 7.6 इंटू 1000 इंटू 0.0821 इंटू 300। ठीक है, 300, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी आई की वैल्यू निकल के आएगी 1.434। ठीक है, तो हम लोगों ने आई की वैल्यू तो कैलकुलेट कर दी, अब बात बचती है अल्फा की। अल्फा निकलेगा कैसे, मैं यही निकाल देता हूं, आपको मालूम है कि अल्फा कैसे निकलता है, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन बाई एन माइनस वन। ठीक है, तो आई की वैल्यू मुझे यहाँ पे पता है कितनी है, 1.434 है। ठीक है, तो यहाँ आई की वैल्यू हम रख सकते हैं 1.434 माइनस वन बाय, है ना, ये दो पार्टिकल में टूटेगा, ये एक पार्टिकल दो पार्टिकल में टूटेगा, एक पोटेशियम और एक क्या, ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 - 1, सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा टर्न्स आउट टू बी 0.434। ठीक है, तो
है ना। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ solution containing 0.2 gram of acetic acid 0.2 gram of acetic acid in 20 gram of benzene is lowered by 0.45 degrees Celsius. Calculate alpha degree of association and want of factor for benzene, for acetic acid in benzene, for acetic acid in benzene. ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है फॉर एसिटिक एसिड इन बेंजीन, है ना। assume that acetic acid dimerizes in बेंजीन। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका KF बेंजीन का दिया हुआ है ना। बेंजीन का KF जो है ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन पर मोल पर केजी। सो वेरी नाइस क्वेश्चन। आइए इसको अटेम्प्ट करते हैं। क्या कहता है ये कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है जिसमें बेंजीन है और एसिटिक एसिड है। ठीक है, एसिटिक एसिड सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, सॉरी, एसिटिक एसिड सॉल्यूट है और बेंजीन जो है वो सॉल्वेंट है, C6H6 ये सॉल्वेंट है। ठीक है, कहा जा रहा है कि इसका लोअरिंग जो है फ्रीजिंग पॉइंट का, ठीक है, वो निकल के आता है कितना, 0.45 डिग्री सेल्सियस। लोअरिंग इतना है। ठीक है, और इसमें वेट ऑफ एसिटिक एसिड जो कि सॉल्यूट है, सॉल्यूट को मैं B कहता हूं, सॉल्वेंट को मैं A कहता हूं, तो वेट ऑफ B इज 0.2 ग्राम। ठीक है, और वेट ऑफ A इज, सॉल्वेंट का वेट भी दिया हुआ है 20 ग्राम है। ठीक है, 20 ग्राम है। ये भी कह रहा है कि अज्यूम दैट एसिटिक एसिड क्या डाइमराइज करता है, तब आप ये मान करके डाइमराइज करता है, आई और अल्फा कैलकुलेट करिए। ठीक है, हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, मुझे मालूम है कि चूंकि यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है इसलिए ये जो लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट है ये एबनॉर्मल लोअरिंग है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि डेल्टा TF एबनॉर्मल इज इक्वल्स टू आई इंटू डेल्टा TF नॉर्मल। ठीक है, आई इंटू डेल्टा TF नॉर्मल लिख सकता हूं ऐसा, यानी डेल्टा TF एम नॉर्मल इज इक्वल्स टू 0.45 इज इक्वल्स टू आई इंटू नॉर्मल लोअरिंग जो होती है वो KF इंटू मोलालिटी के बराबर हो जाती है। ठीक है, 0.45 इज इक्वल्स टू आई इंटू KF की वैल्यू हमें पता है 5.12 और मोलालिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मोलालिटी होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे आ जाएगा, सॉल्यूट का वेट पता है और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट भी पता है। मॉलिक्यूलर वेट एसिटिक एसिड का 60 होता है। ठीक है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा एसिटिक एसिड का, और डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना हो जाएगा, 20/1000 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, डेल्टा TF हमें पता है 0.045, आई है, KF 5.12 है ना। मोलारिटी कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, नंबर ऑफ मोल्स भी आ जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मोल्स हो गया, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हो जाएगा 20/1000। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाना चाहिए। ये हो जाएगा हाँ, ये आ जाएगा, ये सब कैलकुलेट करके 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई हो जाएगा 0.45 इंटू 6 अपॉन 5.12। आई की वैल्यू निकल के आएगी, आई की वैल्यू हमें यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई की वैल्यू आ जाएगी 0.45 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5.12,
तो ये चीज निकल के आती है आई इज 0.52, तो हमें आई मिल गया, आई मिल गया। अब मुझे अल्फा चाहिए, ठीक है, अल्फा आ जाएगा। अल्फा कैसे निकलता है? एसोसिएशन के लिए अल्फा और आई का क्या रिलेशनशिप है? अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन बाई एन माइनस वन। सो अल्फा इज इक्वल टू 0.52 माइनस वन बाई एन। एन क्या हो जाएगा? यहां डाइमराइजेशन हो रहा है, यानी दो लोग मिलकर एक हो जा रहे हैं, दो एसिटिक एसिड मिलकर एक हो जा रहे हैं। जब भी दो लोग मिलकर एक होते हैं तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं माइनस वन। सो अल्फा इज लाइक 0.48 डिवाइड बाय 0.5, अल्फा इज 0.96 हो जाएगा 0.48 और 0.48 डिवाइड बाय 0.5 इज 0.96, ठीक है। सो दिस टर्न्स आउट टू बी 9.96, यानी कितना परसेंट एसोसिएशन है? मैं कह सकता हूं कि 96% क्या एसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को इन्वॉल्व करता है। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अ कॉम्प्लेक्स इज रिप्रेजेंटेड by formula, नहीं, not represented है ना, a complex is represented as COCl3 dot XNH3, ठीक है, XNH3। It's 0.1 molar solution, it's 0.1 molar solution in water shows relative lowering in freezing point equal to 0.558 degree, ठीक है। Kf for water is 1.86 Kelvin kg per mole, ठीक है। assuming 100% ionization, है ना, assuming 100% ionization of complex and coordination number of cobalt as 6, calculate the formula of the complex. So very very nice question and conceptual as well, ठीक है ना। आइए इसको देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एनालाइज किया जाए। देखिए, एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें 3 क्लोराइड आयन है और पता नहीं कितने अमोनिया आयन है, ठीक है ना, मुझे नहीं मालूम। इसका एक सॉल्यूशन बनाया गया, तो एक काम करते हैं, मैं इसका एक सॉल्यूशन बना ही लेता हूं। ये एक सॉल्यूशन है इस कॉम्प्लेक्स का जिसकी मोलैलिटी 0.1 है, ठीक है, यहां दिया हुआ है 0.1 मोलर सॉल्यूशन है पानी में, ठीक है। और जब इस कॉम्प्लेक्स का की मोलैलिटी 0.1 होती है, तब इस पानी का लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0.558 डिग्री हो जाती है, ठीक है। पानी का केएफ सबको मालूम है, पानी का केएफ कितना होता है 1.86 वाटर का, ठीक है। तो ये भी पता है मुझे, ये भी पता है। कहा जा रहा है अज्यूमिंग 100% आयनाइजेशन, मतलब अगर आप ये मानते हैं कि 100% चीजें टूट जाते हैं, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर 100% आयनाइजेशन होता है ना इस कॉम्प्लेक्स का, अगर 100% आयनाइजेशन होता है और कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6 है, यानी आप जो भी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उसमें 6 मोनोडेंडेड लोग इसके अंदर होंगे, ठीक है। अगर ये कुछ भी एक्स है तो 6 लोग अंदर होंगे, 6 बॉन्ड बनेगा। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है, ठीक है। अगर हम मानते हैं कि मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर ऐसा कुछ फॉर्मूला है, ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स का अगर ऐसा कुछ फॉर्मूला है, तो याद रखिए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पानी में जाने के बाद डिसोसिएट नहीं होता, यानी एक पार्टिकल तो ये हो जाएगा COX6 प्लस और N-1 पार्टिकल ये हो जाएंगे। तो याद रखना है इस बात का कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ऐसे कंपाउंड होते हैं
है ना, जिसमें ये जो ब्रैकेट में लिखी चीज है ये पानी में जाने पर डिसोसिएट नहीं करती है और एक ही रहती है, ठीक है। और जो इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जितने भी आयंस हैं वो सब डिसोसिएट होने की टेंडेंसी रखेंगे, ठीक है ना। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। खैर आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करते हैं कि पहले मैं इसका एन निकालने की कोशिश करूंगा। मुझे पता रहना चाहिए कि एन कितना है, तभी मैं प्रिडिक्ट कर पाऊंगा कि अगर एन की वैल्यू 5 आती है ना, तो मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चार और लोगों को रखने की कोशिश करूंगा, तो इसका एन 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर एन 3 आता है तो एक तो ये पार्टिकल हो गया और बाहर, है ना, 2 लोगों को रखने की कोशिश की जाएगी, है ना, तो मुझे फॉर्मूले का पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले एन निकालते हैं, लेकिन एन की वैल्यू कैसे आएगी। एन, अल्फा और आई एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, आपको पता है आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक है। तो अगर मुझे एन चाहिए तो मुझे अल्फा पता होना चाहिए और आई। अल्फा तो मुझे पता है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है 1 है, तो अल्फा तो मुझे पता है, एन पता लगाने के लिए मुझे आई चाहिए। आई कैसे पता चलेगा, आई एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आई की वैल्यू पहले पता लगाते हैं। चूंकि ये एक डिसोसिएट हो जाने वाला कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है ये एबनॉर्मल है। मैं कह सकता हूं कि लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट एबनॉर्मल इज इक्वल टू आई इंटू लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या नॉर्मल लिखा जा सकता है, ठीक है ना, नॉर्मल लिख सकते हैं। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, डेल्टा टी एफ एबनॉर्मल कितना है, इतना है 0.558 इज इक्वल टू आई इंटू नॉर्मल जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको हम लिख सकते हैं के एफ इंटू मोलैलिटी, ये लिखा ही जाता है इस चीज को ऐसे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.558 इज इक्वल टू आई इंटू के एफ की वैल्यू पहले से ही पता है कितनी है 1.86 इंटू मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी आ जाएगी। मोलैलिटी कितनी है, मोलैलिटी भी मुझे अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है 0.1 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0.1 लिख देता हूं। I इज इक्वल टू 0.558 बाय 1.86 इंटू 0.1, I इज इक्वल टू 0.558 अपॉन 0.186, है ना। I की वैल्यू निकल के आएगी, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली I की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी 0.558 डिवाइडेड बाय 0.186, तो ये एग्जैक्टली 3 आ रही है, ठीक है। I की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। अब मुझे चूंकि I की वैल्यू 3 पता चल गई, मुझे मालूम है I इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक है। I इज 3 इज इक्वल टू 1, मुझे निकालना है -1 इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू 1 है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिसोसिएशन 100% है, ठीक है। तो इसको मैं 1 ले लूंगा, मैं लिख सकता हूं 3 इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। अब अगर एन की वैल्यू 3 आ गई तो ये फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए कि एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा और 2 लोग बाहर होंगे। आपको पता है कि अगर ये फॉर्मूला ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मैं यहां लिख रहा हूं, अगर किसी फॉर्मूले को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं COCl3.XNH3, आपको पता है कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर चार्ज्ड होगा, तो बाहर नेगेटिवली चार्ज लोग ही लिगेंड्स ही रह सकते हैं। यहां नेगेटिवली चार्ज लिगेंड कौन सा है, Cl- है, ठीक है। अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल है, और न्यूट्रल लोग बाहर नहीं रह सकते क्योंकि बाहर रहने के लिए आपको कैटायन या एनायन होना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज तो पता है कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जितने भी लोग होंगे वो सब क्लोराइड ही होंगे। चूंकि 3 पार्टिकल में टूट रहा है इसलिए 2 ही क्लोराइड बाहर होंगे, एक क्लोराइड को अंदर होना पड़ेगा, ठीक है। कोबाल्ट लिख दिया मैंने ऐसे, कोबाल्ट Cl3, आप समझ में आया आपको, ठीक है। मैंने कहा कि अमोनिया डजंट क्वालिफाई टू बी आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर बिकॉज इट इज न्यूट्रल, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर देखिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उसके बाहर नेगेटिव आयंस होंगे, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर नेगेटिवली चार्ज होगा तो उसके आगे क्या होंगे, पॉजिटिव आयंस होंगे, ठीक है ना, कैटायंस होंगे। तो यहाँ पे बाहर कैटायन या एनायन ही हो सकते हैं, ये तो न्यूट्रल है, यही एनायन है, यही बाहर रहेगा। तो चूंकि 3 पार्टिकल में टूटना है तो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर और 2 उसमें से क्या हो जाएंगे, क्लोराइड हो जाएंगे, ठीक है ना। एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो जाएगा और 2 क्लोराइड हो जाएंगे। क्लोराइड 2 बाहर चले गए तो एक क्लोराइड को अंदर होना पड़ेगा, और अब अंदर कितने अमोनिया हो सकते हैं,
सिर्फ 5 ही। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का कितना है? 6 है। ठीक है, यानी अंदर टोटल 6 ही लोग हो सकते हैं, है ना। एक क्लोराइड मजबूरी में है, इसलिए अंदर मैक्सिमम 5 अमोनिया हो सकता है। ठीक है ना। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी हो गया, और ये 3 पार्टिकल में टूटेगा। ये भी दोनों चीजें यहां पर जस्टिफाई हो गए। NH3 होल 5Cl + 2 Cl माइनस। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला जिस कॉम्प्लेक्स का हम फॉर्मूला अब तक निकालना चाह रहे थे, वो फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिससे हम लोगों ने सीखा कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का कैसे आप फॉर्मूला कैलकुलेशन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है इफ 0.1 मोलल solution of K4FeCN whole 6 is prepared at 300 Kelvin, then its density is 1.2 gram per ml. If solute is 50% dissociated, calculate delta P of solution if P of pure water is 25 millimeter of mercury. ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसको एनालाइज करते हैं। एक सॉल्यूशन है, यहां पर एक सॉल्यूशन है मेरे पास, जिसमें एक लिक्विड सॉल्यूशन है, जिसमें मैंने K4FeCN होल 6 घोला हुआ है, साथ में वाटर है। ठीक है ना, साथ में वाटर है, और इसमें ये जो सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये 50% डिसोसिएटेड है, यानी इसका अल्फा कितना हो जाएगा? 0.5। इसमें प्योर वाटर यानी P0, अगर मैं इसको A कह रहा हूं, मैं सॉल्वेंट को A कहता हूं और सॉल्यूट को B कहता हूं। ठीक है, तो यहां पर P0 A की वैल्यू है ना, क्या दिया हुआ है? P ऑफ प्योर वाटर यानी P0 A की वैल्यू दी गई है 25, और कहा गया है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना है। ठीक है, यानी P0 A माइनस PA की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, और इस सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी है वो 0.1 m है। ठीक है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन कहता है इफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ K4FeCN होल 6 इज प्रिपेयर्ड एट 300 केल्विन, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन पे इसको बनाया गया। ठीक है, तो लोअरिंग बतानी है मुझे, कितनी लोअरिंग होगी। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन को एनालाइज कर लो। अगर मोलैलिटी 0.1 है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg के बराबर होगा। ये चीज 0.1/1 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ले लेते हैं 0.1। ठीक है, इसके सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 0.1। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 1 kg। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 1 kg, क्योंकि आपको मालूम है कि मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। 1 kg मतलब कितना हो गया? 1000 ग्राम हो गया। ठीक है, 1000 ग्राम। ठीक, अब आइए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला निकालते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला होता है कि P0 A माइनस PA अपॉन P0 A इज इक्वल्स टू XB। ठीक है, और अगर ये एबनॉर्मल है तो इसमें I मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये एबनॉर्मल है इसलिए है क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है ये पानी में जाने के बाद डिसोसिएट करने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, अच्छा, ये चीज निकालना है मुझे, इसको डेल्टा P कहा गया, डेल्टा P ले लीजिए, डिवाइड बाय P0 A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 हो जाएगी, इज इक्वल्स टू I इंटू XB। XB को क्या लिख सकता हूं मैं? XB को लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिखा जा सकता है। ठीक है ना, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो मुझे पता है कितना है? 0.1। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 0.1। यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या रखना है मुझे? सॉल्वेंट रखना होगा। ठीक है, आ जाएगा।
एक काम करते हैं, दोनों चीजें कैलकुलेट करते हैं, आई और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये मुझे नहीं पता, ठीक है, आई भी निकालना है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। आई कैसे आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, तो मैं देख सकता हूं यहां पे इसका फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स का K4 FeCN होल 6 1 है, ठीक है ना। तो मैं देख सकता हूं यहां पे 4 पोटेशियम और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, 5 पार्टिकल में टूटेगा ये, तो n की वैल्यू मैं ले लूंगा 5 माइनस 1 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मुझे मालूम है ये 50% डिसोसिएट हुआ है, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहां पे मल्टीप्लाइड बाई 0.5 लिख सकता हूं, i इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू 0.5, i इज इक्वल टू 1 प्लस 2, i इज इक्वल टू 3, तो i की वैल्यू 3 तो आ गई, वो मैं यहां रख सकता हूं, ठीक है। तो डेल्टा p बाई 25 इज इक्वल टू 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड 0.1 बाई 0.1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट के मोल कैसे निकाले जाएं, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट, हाँ सॉल्वेंट के मोल बड़े आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है, कितना वेट है, 1000 ग्राम है, ठीक है ना। तो वेट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी तुरंत आ जाना चाहिए। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वेट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, कैसे लिखेगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट। और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, ऑक्सीजन कितना 18 और ये सॉरी ऑक्सीजन 16 और ये 2 कितना हो जाएगा 18, तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। अब बात बस इनको कैलकुलेट करने की रह गई है, ठीक है, बड़े आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, क्या, डेल्टा पी बाई 25 इंटू 3 इज इक्वल्स टू, आप इसमें ऊपर नीचे 18 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1.8 बाय 1.8 प्लस 1000, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 25 बाय 3 इंटू 1001.8 ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा ये, सो दिस टर्न्स आउट टू बी 1.8 into 25 divide by 3 divide by 1001.8, so ये कितना निकल के आ जाता है, ये आ जाएगा 1.8 into 25 divide by 3 divide by इतना, ये आ जाएगा 0.0149 या 15, अप्रोक्सीमेटली 0.015, ठीक है। तो हम लोगों ने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकाल लिया, यहाँ पे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना आ जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 0.015 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 5। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द डिग्री ऑफ dissociation of calcium nitrate in dilute solution in a dilute aqueous solution containing 7 gram of the salt per 100 gram of water at 100 degrees Celsius is 70%. If vapor pressure of water at 100 degrees Celsius is 760 millimeter of mercury, calculate the vapor pressure of solution. Calculate the vapor pressure of solution. ठीक है, ये क्या कहता है क्वेश्चन, देखा जाए क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन कहता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग 7 ग्राम ऑफ द सॉल्ट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो एक लिक्विड सॉल्यूशन है जहां पर कैल्शियम नाइट्रेट है और साथ में वाटर है, ठीक है,
दोनों से बना हुआ ये सॉल्यूशन है ना। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, मैं सॉल्यूट को बी और सॉल्वेंट को ए कहूंगा। सॉल्यूट का वेट कितना है, सॉल्यूट का वेट 7 ग्राम है, 7 ग्राम है। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम है। और ये द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इज 70%, यानी कैल्शियम नाइट्रेट का अल्फा जो है वो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 760, यानी पी नॉट ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 760 दिया गया है। और पूछ रहा है पीए प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा, मतलब इसको इस वाटर में कैल्शियम नाइट्रेट को मिला देने पर वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हमें मालूम है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू आई इंटू एक्स भी लिख सकता हूं मैं, क्यों, क्योंकि है ना मुझे मालूम है कि कैल्शियम नाइट्रेट एक है ना इलेक्ट्रोलाइट है, ये पानी में जाने के बाद टूट जाएगा, इसलिए ये एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू आई इंटू नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऐसे भी लिख सकते हो इनटू नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए नॉर्मल, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं लिख सकता हूं पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए एबनॉर्मल इज इक्वल्स टू आई इंटू नॉर्मल को किसके बराबर हो जाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सॉल्यूट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे लिख सकता हूं पी नॉट ए की वैल्यू मुझे पता है 760 है ना, तो मैं रख दूंगा इसे, मैं लिख रहा हूं यहां पे, क्या लिखूंगा, 760 माइनस पी ए अपॉन 760 इज इक्वल्स टू आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आई कैलकुलेट करना उतना मुश्किल काम नहीं है, आपको मालूम है आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा होता है ना। 1 प्लस एन कितना हो जाएगा, एक कैल्शियम और 2 नाइट्रेट में टूटेगा ये पार्टिकल, ठीक है। तो एक कैल्शियम नाइट्रेट का जो एन की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी, तो 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है ना, हमें दिया 0.7, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.7, तो दिस टर्न्स आउट प्लस 1.4 यानी 2.4, आई की वैल्यू 2.4 आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने आई की वैल्यू भी मुझे पता चल गई, 760 माइनस पी ए अपॉन 760 इज इक्वल्स टू, आई की वैल्यू है 2.4, 2.4 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, मुझे है ना सॉल्यूट का वेट पता है ना 7 ग्राम है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, कैल्शियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल सकते हैं, कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 40, नाइट्रोजन कितना 14 2 जा 28 और ये 16 3 जा 48 इंटू 2 96, ठीक है ना, 96 आ जाएगा, 8 और 6 14 164 आ रहा है ना, होप आई एम करेक्ट, ठीक है ना। ये कैल्शियम हो जाएगा 40, नाइट्रोजन हो जाएगा 14 2 जा 28, 16 3 जा 48 इंटू 2 96, 14 10 और 6 164, ठीक है। तो ये वेट अपॉन 164 लिख देंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ऐसे ही वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 164, ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू आई इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का वेट कितना है 100 ग्राम है, ठीक है। आप इस 100 ग्राम को वेट ऑफ सॉल्वेंट को मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, इसे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो अब सारा गेम जो है इसको सॉल्व करने का रह जाता है, ठीक है, सॉल्व कर लिया जाए, ये आ जाएगा 760 माइनस पी ए इज इक्वल टू 2.4 इंटू 760 प्लस, तो सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 7 बाई 164 बाई 7 इंटू 18 प्लस 164 इंटू 100 अपॉन 164 इंटू 18, ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। 164 गेट्स कैंसल्ड आउट, 18 ऊपर चला जाएगा, मैं लिख सकता हूं यहां पे 760 माइनस पी ए इज इक्वल्स टू, है ना, ये ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 2.4 इंटू, है ना 760 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 18 बाय
7 इंटू 18 प्लस 164 इंटू 100, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। ठीक, आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 760 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइडेड बाय, एक काम करते हैं पहले डिनोमिनेटर कैलकुलेट कर लेते हैं, 7 मल्टीप्लाइड बाई 18 प्लस 164 इंटू 100, ठीक है, तो ये आ जाएगा 760 माइनस पी ए इज इक्वल टू 2.4 इंटू 760 इंटू 7 इंटू 18 डिवाइडेड बाय, है ना, 16526, ठीक है, ये आ जाएगा। आइए इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं। ये आ जाएगा 2.4 इंटू 760 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइडेड बाई 16526, ठीक है, तो 760 माइनस पी ए इज अप्रोक्सीमेटली 13.9, ठीक है, तो पी ए इज इक्वल्स टू 760 माइनस 13.9, ठीक है, तो ये आ जाएगा पी ए इज इक्वल टू 746.1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, पी ए की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसमें, है ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देकर कितनी लोअरिंग होगी एबनॉर्मल ये पूछा गया था, ठीक है, और इस बार इलेक्ट्रोलाइट ना होकर, है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट ना होकर सॉल्यूट जो है हमारा इलेक्ट्रोलाइट था, इसलिए हमें आई यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि, है ना, 1.22 ग्राम ऑफ 1.22 ग्राम 1.22 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, है ना, C6H5COH बेंजोइक एसिड is added to two solvents and data of delta TB and KB are given as, ठीक है, क्या दिया हुआ है, पहला फर्स्ट डेटा है ये कि इन 100 ग्राम CH3OCH3, ठीक है, डेल्टा टीबी इज 0.17 एंड केबी इज 1.7, ठीक है, और सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में यहां लिख रहा हूं, ठीक है, सेकंड केस क्या है, केस सेकंड है इन, तो दो बातें हो रही है ना, एक बार ये इस सॉल्वेंट में घोला जा रहा है और एक बार, है ना, इस सॉल्वेंट में घोला जा रहा है, क्या, इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन C6H6 100 ग्राम ऑफ बेंजीन में घोला गया, ठीक है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 0.13, ठीक है, एंड केबी इज 2.6। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि मुझे दोनों केसेस में, है ना, दोनों केसेस में मुझे क्या करना है, फाइंड आउट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड कितना होगा, ये मुझे दोनों केसेस में निकालना है ना, ये कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट यहां पे भी और यहां पे भी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड कितना हो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C6H5COOH, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C6H5COH कितना होगा, ठीक है, तो दोनों केस में मॉलिक्यूलर वेट निकालना है और रिजल्ट को इंटरप्रीट करना है ना, एंड इंटरप्रीट द रिजल्ट, रिजल्ट को एनालाइज करना है, ठीक है, यही चीज यहां पे भी है ना, इंटरप्रीट द रिजल्ट, ठीक है, आइए देखते हैं, रिजल्ट इंटरप्रीट करते हैं, क्या कहता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अगर मैं 100 ग्राम बेंजोइक एसिड को डिसॉल्व करता हूं ईथर में, ठीक है, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का, अगर बेंजोइक एसिड है C6H5COOH और साथ में ईथर है CH3O
CH3 है, ठीक है। ये वेट ऑफ बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, इसको मैं सॉल्यूट को B, सॉल्वेंट को A कह रहा हूं। WB की वैल्यू है 1.22 ग्राम, ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो 100 ग्राम है, ठीक है। डेल्टा टीबी की वैल्यू दी गई है, डेल्टा टीबी है 0.17 और केबी की वैल्यू है 1.7। मुझे मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि एसोसिएशन हो रहा है कि डिसोसिएशन, इसलिए मैं क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो नॉर्मली कैसे सॉल्व करेंगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी कितना है 0.17 इज इक्वल टू केबी कितना हो जाएगा 1.7 इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे आ जाएगा, वेट अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट मैं कैलकुलेट कर रहा हूं क्योंकि मुझे कहा गया है इसको कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का वेट कैसे आ जाएगा 100 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे 1000 लिख देंगे, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 10, ये आ जाएगा 12.2 और ये आ जाएगा 10 10 इंटू 12.2। एम की वैल्यू आ जाएगी 122, ठीक है। अच्छा, ये एम एक्सपेरिमेंटल है यानी एबनॉर्मल हो सकता है आपको, सिंस वी नो दैट एम एबनॉर्मल इज इक्वल टू एम नॉर्मल बाई आई। जो भी चीज एक्सपेरिमेंट से, देखिए आपने इसको घोला, इतना घोला, ये सॉल्वेंट था, इतना डिप्रेशन आया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया, एक्सपेरिमेंट करके जो मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता है उसको एबनॉर्मल कहते हैं, और जो कैलकुलेट किया जाता है उसे नॉर्मल कहते हैं। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। कार्बन का 12 होता है, 12 6 72 प्लस 1 इंटू 5 5 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 2 32 प्लस 1, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 122 आएगा। तो एबनॉर्मल कितना है 122, नॉर्मल कितना है 122 बाई आई, आई की वैल्यू 1 आ गई। जब भी आई ग्रेटर देन 1 आता है तो डिसोसिएशन होता है, लेस देन 1 आता है तो एसोसिएशन होता है, और अगर इक्वल टू 1 आता है तो कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। तो मुझसे जो रिजल्ट को इंटरप्रीट करने के लिए कहा गया, मैं यही इंटरप्रीट करूंगा कि आई इज इक्वल टू 1 मीन्स नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, ठीक है, कोई एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हुआ है, ठीक है। उसी तर्ज पर यहां ये क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। यहां पर दिया हुआ है कि C6H5COOH को मैंने, है ना, बेंजीन में घोला हुआ है, ठीक है, C6H6 में घोला गया है। ऑफ कोर्स मैं इसको सॉल्यूट को B और सॉल्वेंट को A कहूंगा, ठीक है। सॉल्वेंट का वेट कितना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 100 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्यूट इज, है ना, वही सेम, क्या आ जाएगा 1.22 ग्राम दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। 1.22 ग्राम ऑफ दिस इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ ईथर, 1.22 ग्राम ऑफ दिस इज डिसॉल्व्ड इन, है ना, क्या बेंजीन। तो यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू आ जाएगी 1.22, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट मुझे निकालना है, ठीक है, मैं कैलकुलेट कर लूंगा। जो भी हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकालते हैं उसे एबनॉर्मल कहते हैं, तुझे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, ठीक है। डेल्टा टीबी की वैल्यू इस केस में दी गई है, कितनी है 0.13, और इस केस में केबी की वैल्यू भी मुझे पता है, केबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.6, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं लिख सकता हूं डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी निकाल सकते हैं, 100 डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकलेगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये मॉलिक्यूलर वेट एबनॉर्मल होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, अगेन ऐसा ही हुआ, ये आ जाएगा 12.2, ये आ जाएगा 12.2 और ये जाएगा 20 से, तो 20 इंटू 12.2 हो जाएगा 244, तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 244। अब आपको पता है ना, सिंस वी नो दैट एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन आई, ठीक है। एम एबनॉर्मल इज 244 एंड नॉर्मल, अभी हम लोगों ने, है ना, इसको कैलकुलेट किया था यहाँ पे, नॉर्मल बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है 122 आ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल जो है यहाँ पर लिख देंगे 122 बाई आई, आई इज इक्वल टू 122 बाई 244, ठीक है। आई इज इक्वल टू हाफ, सिंस आई इज लेस देन 1,
अगर आई 1 से छोटा आता है तो इसका मतलब ये रिजल्ट जो है वो किसके लिए है, एसोसिएशन के लिए, ठीक है। देयरफॉर हियर एसोसिएशन टेक्स प्लेस। तो लगभग हम लोगों ने 7 क्वेश्चन एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे किए हैं। इस लेक्चर में एक क्वेश्चन और बचता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। क्या कहता है, 0.001 मोलल solution of a complex is represented as PtNH3 whole 4 Cl4, ठीक है, in water had a freezing point depression of 0.0054 degrees Celsius. Given Kf of water equal to 1.86. Assuming 100% ionization of the complex, find the formula of the complex. तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या सीखने को मिलता है इससे मुझे, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन एनालाइज करें तो पाएंगे क्वेश्चन कहता है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें एक कॉम्प्लेक्स है जिसका जनरल फॉर्मूला ये है। अभी मुझे इसका सही फॉर्मूला इंटरप्रीट करना है कि है क्या। ये कॉम्प्लेक्स है प्लस, है ना, ऑफ कोर्स वाटर है। इस सॉल्यूशन का की मोलैलिटी जो है वो 0.001 दी गई है, ठीक है ना, दी गई है। और इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना, जब इसको घोला गया और उसकी मोलैलिटी 0.001 की गई, तब फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन था वो इतना आया, ठीक है, ये आ जाता है 0.0054, ठीक है। अब Kf की वैल्यू अगर 100% आयनाइजेशन है, तो अगर आयनाइजेशन 100% होगा यानी अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, ठीक है। अगर 100% आयनाइजेशन होगा और अल्फा 1 है, पानी का Kf की वैल्यू भी दी गई है, Kf की वैल्यू 1.86 है, तो पूछा जा रहा है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। फॉर्मूला निकालना बहुत आसान है। अगर मैं इसका n निकाल लेता हूं, मान लीजिए N3 आता है, तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस, और 2 क्लोरीन हम बाहर रख के बाकी सबको अंदर रख देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि टूटने के बाद एक पार्टिकल ये होगा और 2 क्लोरीन ये होगा। अगर N4 आएगा तो हम 3 क्लोरीन बाहर रख देंगे और बाकी सब क्लोरीन और अमोनिया को अंदर कर देंगे, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले n पता लगाना है, उसके बाद फॉर्मूला निकालना बहुत आसान हो जाएगा। n कैसे आएगा? n आएगा I से, ठीक है, I से आ जाएगा। तो पहले I कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा TF एबनॉर्मल इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी, ठीक है। डेल्टा TF एबनॉर्मल कितना दिया हुआ है? डेल्टा TF एबनॉर्मल है 0.0054 इज इक्वल्स टू I कितना है वही मुझे निकालना है, इंटू KF की वैल्यू आ जाएगी 1.86 और मोलैलिटी है 0.001, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि I इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.0054 डिवाइडेड बाय 1.86 इंटू 0.001, ठीक है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। I की वैल्यू आ जाएगी 2.9, ठीक है। I 2.9 आ गया, ठीक है। अब n निकालते हैं या अल्फा से कनेक्ट करते हैं इसको। I की वैल्यू 2.9 है, अल्फा 1 है। मैं क्या लिख सकता हूं?
I is equals to 1 plus n minus 1 alpha in case of dissociation. I की वैल्यू है 2.9 is equals to 1 plus n minus 1 into alpha. अल्फा की वैल्यू कितनी है? 100% आयनाइजेशन होगा तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इंटू 1 आ गया, ये 1 कैंसिल हो गया। n is equals to 2.9। आपको पता है n एक होल नंबर होगा, क्योंकि पार्टिकल जब भी टूटेंगे तो होल नंबर में टूटेंगे, तो इसको अप्रोक्सीमेटली आप कितना ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज मुझे पता चला कि n की वैल्यू 3 आ रही है, n is 3, तो मैं बहुत आसानी से इस फॉर्मूले को कैलकुलेट कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं इसका फॉर्मूला होगा, जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा उसके बाहर 3 क्लोरीन एटम होंगे। तो अगर 3 क्लोरीन एटम बाहर हो, नहीं n बराबर 3 है, 2 ही होंगे, सॉरी 2 ही होंगे 2 हो जाएंगे, क्योंकि ये पार्टिकल जब पानी में टूटेगा तो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा और 2 क्लोराइड आयन होंगे, तो 3 पार्टिकल में टूट जाएगा। 2 क्लोराइड अगर बाहर चले गए तो 2 क्लोराइड ही अंदर रह जाएंगे, बाकी अमोनिया बाहर हो नहीं सकता क्योंकि न्यूट्रल स्पीशी है। इसी लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, तो और ये पीटी आ जाएगा। तो मैं देख सकता हूं यहां पे जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा पीटी NH3 होल 4 Cl2 Cl2। आज के लिए इस लेक्चर में ही नहीं, इस चैप्टर में इतना ही है। होप आपने कुछ ना कुछ इस चैप्टर में सीखा होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।